फाइन स्टूडेंट। तो आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं टू सॉल्व केस स्टडीज़। जैसे कि तुम लोग जानते हो या नहीं जानते हो तो समझो, एथिक्स में थ्योरी प्लस केस स्टडीज़ दोनों का ही रेलेवेंस है। करेक्ट। यदि एथिक्स का पैटर्न देखोगे, क्वेश्चंस पैटर्न देखोगे तो राइट फ्रॉम 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 क्वेश्चंस होते हैं जो कि केस स्टडी से रिलेटेड होता है। ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 250 नंबर में लगभग 50%, यदि मैं एब्सोलूट टर्म में बोलूँ तो 120 नंबर 120 मार्क्स बिलोंग्स टू केस स्टडीज़। यदि आपको अच्छा नंबर लाना है एथिक्स में, ऑल इंडिया रैंक अच्छा सिक्योर करना है, तो केस स्टडीज़ में अच्छा काम करना होगा। यदि आप केस स्टडी आपका अच्छा नहीं होता है तो आप छोड़ दो, ऑल इंडिया रैंक नहीं आ सकता है। अच्छा, बात समझे ना। तो हम लोग देखते हैं। तो आज जहाँ तक सवाल है इसका बेस का, तो केस स्टडीज़ किस तरह सॉल्व करना चाहिए, तो ये मैंने क्लास नंबर 5 में बताया है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वीडियो में, वहाँ से देख लेना। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस नंबर 9 ऑफ 2020। 2020 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, संख्या 9। मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा और मेरे जो स्टूडेंट हैं, मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा और मेरे स्टूडेंट हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, चाहे लैंग्वेज कुछ भी हो, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, सॉल्व तो आपको वही केस करना है। तो लैंग्वेज इज़ नॉट बार इन योर UPSC। So I am starting the case studies. Rampura, a remote district inhabited by a tribal population, is marked by extreme backwardness and abject poverty. Agriculture is the mainstay of the local population, though it is a primarily subsistence due to the very small land holdings. There is insignificant industrial or mining activity. Even the targeted welfare programs have inadequately benefited the tribal population. In this restricted scenario, the youth has begun to migrate to other states to supplement the family income. Plight of minor girl is that their parents are persuaded by labor contractors to send them to work in the BT cotton farms of a nearby state. The soft fingers of the minor girls are well suited for plugging the cotton. The inadequate living and the working condition in these farms have caused serious health issues for the minor girls. NGOs in the district of domicile and the cotton farms appear to be compromised and have not effectively espoused the twin issues of child labor and development of the area. क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। You are appointed as the district collector of Rampura. Identify the ethical issues involved. Which specific steps will you initiate to ameliorate the conditions of minor girls of your district and to improve the overall economic scenario in the district? 250 words. ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में पढ़ा है केस। अब आलोक तुम हिंदी में पढ़ के समझाओ। रामपुरा एक सुदूर जनजाति बहुल जिला अत्यधिक पिछड़ापन और दयनीय निर्धनता से ग्रसित है। कृषि स्थानीय आबादी की आजीविका का मुख्य साधन है, लेकिन बहुत छोटे भूमस्तित्व के कारण यह मुख्यतः निर्वाह खेती तक सीमित है। औद्योगिक या खनन गतिविधियां यहाँ निगन्य हैं। यहाँ तक कि लिखित कल्याणकारी कार्यक्रमों से भी जनजातीय आबादी को अपर्याप्त लाभ हुआ है। इस प्रतिबंधित परिदृश्य में पारिवारिक आय के अनुरूपण हेतु युवाओं को समीप स्थित राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। अवयस्क लड़कियां की व्यथा यह है कि श्रमिक ठेकेदार उनके माता पिता को बहला फुसला कर उन्हें एक नज़दीक राज्य में BT कपास फार्मों में काम करने भेज देते हैं। इन अवयस्क लड़कियों की कोमल उंगलियां कपास चुनने के लिए अधिक उपयुक्त होती है। इन फार्मों में रहने और काम करने की अपर्याप्त स्थिति के कारण अवयस्क लड़कियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो गई है। मूल निवास और कपास फार्मों के
जिलों में स्वयंसेवी संगठन भी निष्प्रभावी लगते हैं और उन्हें क्षेत्र के बाल श्रम और विकास की दोहरी समस्याओं हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किए हैं। अब प्रश्न चालू होता है। आपको रामपुरा का जिला कलेक्टर नियुक्त किया जाता है। यहाँ निहित नीतिपरक मुद्दे की पहचान कीजिए। अपने जिले के संपूर्ण आर्थिक परिदृश्य को सुधारने और अवयस्क लड़कियों की स्थितियों में सुधार लाने के लिए आप क्या विशिष्ट कदम उठाएंगे? 250 शब्दों में उत्तर देना। बहुत अच्छा। तो इंग्लिश भी हो गया और हिंदी भी हो गया, करेक्ट। और मैं समझाता हूँ कि क्या है मामला, क्या है क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है कैंडिडेट से। तो देखो, रामपुरा एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं, और एक ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है स्टूडेंट कि बहुत ही बैकवर्ड है और बहुत ही ज़्यादा गरीबी है वहाँ पे, समझ गए ना। अभी भी एग्रीकल्चर मेन स्टे है लाइवलीहुड के लिए, और ये जो एग्रीकल्चर है वो कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं है। जितने किसान इन्वॉल्व है, जितने किसान फार्मिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से उसका घर चल रहा है, कोई कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है इसमें। इसलिए सबसिस्टेंस है ये, सबसे मतलब खुद के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है। क्योंकि एक तो ज़मीन बहुत कम है, ज़मीन बहुत कम है, बताया गया इसमें वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। ये फीचर समझो, रामपुरा डिस्ट्रिक्ट का फीचर समझो। हाँ, यहाँ पे ना ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, ना ही तुम्हारा माइनिंग एक्टिविटी होता है। इनफैक्ट जो भी इम्पोर्टेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स है वो भी उतना बेनिफिट नहीं पहुँचा पाया जितना पहुँचना चाहिए था, समझ गए ना। और ऐसे सिनेरियो में, ऐसे प्रतिबंधित रिस्ट्रिक्टेड सिनेरियो में वहाँ के जो यूथ है वो बाहर जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, पलायन कर रहे हैं फॉर लाइवलीहुड, समझ गए ना। हाँ, ताकि वो इनकम सोर्स बन सके घर के लिए। जो बेचारी जो छोटी छोटी बच्ची जो है, माइनर गर्ल्स, 18 साल से नीचे वाली जो बच्चे लोग हैं, वो बीटी कॉटन फार्म्स में काम कर रहे हैं। और इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है, बीटी कॉटन के जो कॉन्ट्रैक्टर सब है, फार्म के जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो ऐसे माता पिता को ना प्रभावित कर रहे हैं कि आप बच्चे को भेज दीजिएगा, हम काम लगवा देंगे। तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, समझे। और क्योंकि जानते हो कि बच्चे लोग का जो फिंगर्स बहुत कोमल है, बहुत सॉफ्ट है, तो ये काम आता है वहाँ पे। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया जा रहा है पेरेंट्स को। देखो, लिविंग कंडीशन भी ठीक नहीं है। एक तो जो बच्ची लोग जो काम करने के लिए जाती है वहाँ पे फार्म में, वहाँ लिविंग कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, समझे। और इसके वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके हेल्थ इश्यूज़ पे, हेल्थ पे। इनफैक्ट जो NGOs है वहाँ पे, जो NGOs है वो भी ठीक एक्टिव नहीं है, वो भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। जबकि NGOs का काम है गलत चीज़ को उठाना, है ना, सोसाइटी को अवेयर करना, बट NGO भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम टू इन प्रॉब्लम है, डबल प्रॉब्लम है। एक तो चाइल्ड लेबर का, 18 साल से नीचे जो बच्चा लोग यदि काम करे तो चाइल्ड लेबर, और दूसरा क्या है कि एरिया का डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। तो एक तो एरिया का डेवलपमेंट नहीं है, प्लस वहाँ पे चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस हो रहे हैं। गलत बात ना है जी। एज़ पर आर्टिकल 24 देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसका वायलेशन हो रहा है, समझ गए ना। तो ऐसे सिनेरियो में तुमको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया गया रामपुरा का। तो देखो, समझो कि एथिकल इश्यूज़ क्या क्या इन्वॉल्व है इस केस में, ठीक है, और कैसे तुम्हारे प्रयास से कैसे माइनर गर्ल्स का स्थिति ठीक हो सकता है, और कैसे ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है, कैसे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है उस डिस्ट्रिक्ट का। तो देखो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कहा है कि केस क्लास नंबर 5 वहाँ पे चले जाना, वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा वीडियो में। वहाँ मैंने बताया है कि हाउ टू सॉल्व एनी केस स्टडीज़। एक आपको स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि मैं दोहरा दूँ, कोई भी केस स्टडीज़ हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिख लो, छोटे छोटे कोड वर्ड में। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आप लिख भी सकते हो। यदि आप बिगिनर हो तो आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिख लो, छोटे छोटे। यू आर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, रामपुरा का ये स्थिति है, नहीं है ना, वहाँ के बच्चे लोग जो माइनर गर्ल्स है वो जा रही है वहाँ पे फार्म में काम करने के लिए, कंडीशन वहाँ ठीक नहीं है, छोटे छोटे फैक्ट्स। नहीं भी लिखोगे चलेगा, मैं बोल रहा हूँ ऑप्शनल है वो। उसके बाद स्टेक होल्डर, फर्स्ट क्या है, फैक्ट्स ऑफ द केस, कंपलसरी नहीं है, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। सेकेंड वन, स्टेक होल्डर, इस केस में कौन से लोग शामिल हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, एथिकल कंसर्न्स एंड एथिकल डायलेमा, क्या क्या धर्म संकट है इस केस में, ये करेंगे तो फिर ये पूरा नहीं होगा, फिर ये करेंगे तो ये पूरा नहीं होगा, डेट इज कॉल्ड एथिकल डायलेमा, ठीक।
ठीक है। और उसके बाद जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, कैसे आप सिनेरियो को चेंज करोगे, कंडीशन को कैसे आप ठीक करोगे, इसका आंसर देना है। समझ गए ना? फॉर डैट यू विल गेट 20 मार्क्स। तो ठीक है, मैं सुनील को देता हूँ। तुम जो फैक्ट्स ऑफ द केस है उसको मत बोलो, क्योंकि तो 2 बार बोल चुके हैं, हम इंग्लिश में बोल चुके हैं, हिंदी में बोल चुका है, तो समझ में आ ही जाएगा। तुम डायरेक्टली आंसर बताओ, एथिकल कंसर्न्स या एथिकल डायलेमा से स्टार्ट करो, या फिर स्टेक होल्डर से स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट स्टेक होल्डर देखते हैं। स्टेक होल्डर इस केस में कौन कौन है। फर्स्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हम खुद ही हैं, और सेकंड विलेजर्स, थर्ड एनजीओस, फोर्थ गवर्नमेंट गजेटेड डिपार्टमेंट है, और फिफ्थ क्या है, कॉटन फार्म जहाँ पर काम कर रहे हैं बच्चे। स्टेक होल्डर हो गया। अब एथिकल इश्यूज इसमें क्या है, जो बच्चे का वहाँ पर जो इकोनॉमी चल रहा है, जो अपने लिए भी कर रहे हैं, वर्सेस चाइल्ड्स राइट। अगर चाइल्ड्स राइट को वायलेट करते हैं तभी हम लोग डे टू डे एक्टिविटी को भी करने के लिए उतना इकोनॉमिक हम लोग जुटा पाएंगे। सेकेंड से इकोनॉमिक वायबिलिटी वर्सेस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। अगर हम लोग थोड़ा सा भी काम करें तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, अगर वो भी ना करें तो और भी बैकवर्ड हो जाएंगे। और थर्ड में गवर्नमेंट पॉलिसी वर्सेस रियलिटी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ उसके, और गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या था, क्या उस एरिया के लिए ही था, क्यों ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया में हम लोग गवर्नमेंट का पॉलिसी अलग अलग होना चाहिए। और थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस इकोनॉमी। जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मीन्स वहाँ पर जितने भी चाइल्ड्स राइट के बात है, इंडिविजुअल राइट्स के बात है, उसका वर्सेस इकोनॉमिक, गांव का इकोनॉमी कैसे चल रहा है। तो ये 2 एथिकल स्टेक होल्डर रहा। और 2 स्टेप भी बता दें सर। आंसर? हाँ, स्टेप मतलब क्या क्या हम करेंगे। ठीक है, मेरा इतना ही था। ठीक है, सही है। स्टेक होल्डर सर बता ही दिए भैया, तो उसमें कोई स्टेक होल्डर बोलो, कोई बात नहीं, स्टेक होल्डर फिर से बोलो। स्टेक होल्डर में आई एज ए डीएम, दूसरा आपका ट्राइबल्स पीपल्स जो हैं उस गांव के, और तीसरा जो गर्ल्स हैं जो काम कर रहे हैं एज ए लेबर के रूप में, थर्ड जो मैरिटेड बॉयज़ भी हैं वो भी हो जाएंगे, और एनजीओ हैं आपके, ठीक, और लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो कि बहला फुसला के ले जा रहे हैं। फिर चौथा जो लास्ट होगा वो बीटी कॉटन मिल्स जो है वो, ये हो जाएंगे। और इसमें और भी अपने मन से डाल सकते हैं, जैसे कि अगर हम डालना चाहें तो कुछ और डाल, जैसे कि आप डाल सकते हैं जैसे कि चाइल्ड रिमोट एरिया, जो कि गांव का उधर एक रिमोट एरिया, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन डालना कोई आवश्यक नहीं। उसके बाद इथिक्स का कहीं इसमें कंसर्न इन्वॉल्व हो रहा है। तो पहला हम लिखे हैं हेल्थ ऑफ वुमेन वर्सेस सर्वाइवल ऑफ वुमेन। ये लिखे ऐसे क्योंकि उनका हाल मतलब इस बीमारी हो रहा है, या अगर वो नहीं काम करेंगे तो उनका इकोनॉमी कैसे चलेगा, उनका सर्वाइवल कैसे होगा। तो ये पहला हो गया। दूसरा हो गया एजुकेशन ऑफ पीपल स्टैंड में लिखे हैं कि गर्ल्स का भी एजुकेशन खराब हो रहा है, बॉयज़ का भी खराब हो रहा है, दोनों माइग्रेट कर रहे हैं। वर्सेस ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री, क्योंकि वो फैक्ट्री ग्रोथ कर रहा है, उससे से पूरा गाँव का इकोनॉमी चल रहा है। ये 2 ही हम मतलब इंपॉर्टेंट से लिखे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, जैसे कि दोनों स्टूडेंट ने कहा है, अब मैं सप्लीमेंट करता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो फर्स्ट हो गया तुम्हारा स्टेक होल्डर। फैक्ट्स ऑफ द केस तो समझ ही गए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्टेप से इंपॉर्टेंट स्टेप स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स कौन से लोग होंगे यहाँ पे? ट्राइबल पीपल होंगे, करेक्ट। और उसके बाद एनजीओज भी होंगे, करेक्ट। आई एज अ डीएम, बिल्कुल स्टेक होल्डर हैं आप। हाँ, जो बच्ची लोग जो काम कर रही है, माइनर गर्ल्स, वो भी स्टेक होल्डर है। और जो बच्चे लोग बाहर जा रहे हैं फॉर सर्वाइवल के लिए, वो भी स्टेक होल्डर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, करेक्ट। उसके बाद देखेंगे हम लोग एथिकल कंसर्न्स। तो एथिकल कंसर्न्स में देखो, सही बात कहा है हाँ इसने। एक तो लाइवलीहुड और वर्सेस हेल्थ, किसको चुने? ठीक है, लाइवलीहुड। अब वो बच्चे लोग काम करने के लिए जाते हैं तो उससे कुछ पैसा आता है, घर चलता है, मगर एट द सेम टाइम जहाँ बच्चे लोग काम करने के लिए जा रही है वहाँ पे फिर शोषण भी हो रहा है, मतलब हेल्थ के टर्म्स में। तो ये भी एक डायलेमा है, बात समझे, फर्स्ट वन। दूसरी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी वर्सेस डेवलपमेंट जो होना चाहिए, या कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी वर्सेस लाइवलीहुड, ये भी हो सकता है। अब संविधान में आपको बोला गया आर्टिकल 24 में कि चाइल्ड लेबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए प्रैक्टिस। फिर चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर इनकम कहाँ से आएगा? ये भी तो एक धर्म संकट है। और क्या लिखे हो? और क्या, और तुम लोग का क्या पॉइंट है? गवर्नमेंट पॉलिसी वर्सेस रियलिटी ऑफ, करेक्ट। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वही जो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी है,
ठीक है, जो कि हम लोग एथिक्स में भी कवर कर चुके हैं लेक्चर में, कि सरकार किस तरह का प्रोग्राम देना चाहती है और किस तरह वहाँ पहुँच रहा है। यदि बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है तो बहुत बड़ा एथिकल कंसर्न है ये। तो ये भी हम दे सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वर्सेस रियलिटी ऑफ द पॉलिसी। करेक्ट। और बताओ और क्या लिखे थे? ठीक है, इतना भी चलेगा, ठीक है ना। अब मैं तुम लोग से स्टेप जाना चाहूँगा कि एज अ डीएम तुम कैसे इस स्थिति को ठीक करते हैं। Okay, step which I will initiate to ameliorate the condition of minor girls. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हम जो करेंगे कि वहाँ के जितने भी कल्प्रिट और विक्टिम को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन किसके थ्रू किस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, सबसे पहले उसको करेंगे। और फर्स्ट में क्वेश्चन में ये बोला गया कि जितने भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम एंड पॉलिसी वहाँ पर लाया गया पर उसको इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से नहीं कर पाया, तो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट कि उसको इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद गर्ल्स को बहुत अच्छे से फोकस किया गया कि गर्ल्स के ऊपर क्या उसका राइट बचना चाहिए। तो हम सबसे पहले एनजीओ का भी गलती दिख रहा है कि एनजीओ अपना काम नहीं कर रहा। द फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइल द कंप्लेंट अगेंस्ट द एनजीओस जो इसमें इन्वॉल्व है। और उसके बाद हम लोग जेन्यून एनजीओ से भी हेल्प लेंगे, क्योंकि सबको सब इन्वॉल्व तो होंगे नहीं, तो कुछ जेन्यून एनजीओ वाले होंगे, उनका हेल्प लेंगे टू प्रोपागेट दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस की गर्ल्स को उधर भेज देंगे, उन लोगों का हेल्थ खराब हो रहा है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग द जेन्यून हेल्पिंग, उसका एक सर्कुलर भी जारी किया जाएगा कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ में अगर कल के दिन में इस टाइप का कोई भी चीज़ होता है, हेल्थ रिलेटेड अगर गर्ल्स का प्रॉब्लम हो जाता है बाय गोइंग अदर प्लेसेस, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स लेंगे या जिस जगह पे वो काम करने जा रही है वो लेगा। और उसी तरह से हम लोग गर्ल्स के सेफ्टी को लेके भी काम कर सकते हैं। जैसे कि 14 ईयर्स से नीचे वाले होंगे बच्चे तो बॉन्डेज लेबर के एक्ट में आ जाएंगे, तो उसके नीचे गाइडलाइंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे गांव है तो गांव में कोई भी एक हेडमैन होंगे, उनसे हम लोग वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हम लोग उनको कन्विंस करेंगे अगर आप इस टाइप का कुछ भी चीज़ करते हैं और इस टाइप का चीज़ होता है गाँव में, तो गाँव के ऊपर भी बहुत बड़ा संकट आ सकता है बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि और गाँव का नाम भी खराब हो सकता है, क्योंकि गांव के लोग ऐसे नहीं समझ पाएंगे, उनको कल्चरल तरीके से समझाना पड़ेगा। तो हम लोग कल्चर का हेल्प लेंगे, तो यहाँ पर कल्चर को एफिलिएट करेंगे सिचुएशन के साथ में, और उसके बाद उस चीज़ को हम लोग पोर्ट्रे करेंगे। तो पोर्ट्रे करने के बाद हम लोग को एक स्टेप निकलेगा जहाँ पर हम लोग स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, दैट्स द मेजर रूल्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसी को वो भी नहीं कर सकते क्योंकि किसी का कुछ गलती है नहीं, हर कोई अपना लाइवलीहुड चाहेगा ही चाहेगा। तो ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो कैसे बदलोगे? तो हाँ, ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो हम इस तरह से बदल, क्योंकि गवर्नमेंट का पॉलिसी आ रहा है पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो द रीजन, उसका रीजन को पहले खोला जाएगा, उसका रीजन को उसके ऊपर काम किया जाएगा कि क्यों नहीं हो रहा है। क्यों अगर डेवलपमेंट हो रहा है बाय ओपनिंग द फैक्ट्री, दैट्स ऑल्सो गुड। और जो भी लैंड स्मॉल होल्डर है तो उसके ऊपर भी काम किया जाएगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम हो फार्मिंग में, तो उस पर भी काम किया जाएगा। और अच्छे से वहाँ के जितने भी लोग थोड़े मोड़े जो अवेयर होंगे बाकी गांव से कि वहाँ पर कैसे काम चलता है, उससे भी उन लोगों को अवेयरनेस फैलाया जाएगा कि आप लोग ये भी इकोनॉमिक में चूज करके अपना लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको माइग्रेट करने की ज़रूरत है। ठीक, ओके, फाइन, वेरी गुड। इस प्रश्न को हम लोग बांट सकते हैं, जिसे मैंने बनाया है 3 तरीक़ों से, मतलब 3 खंड में बांट देते हैं। पहला हम लोग देखते हैं जो इकोनॉमिक कंडीशन उन लोग का ख़राब है, दूसरा जो है उन लोग का जो सामाजिक स्तर पे जो गिरावट है वो देखेंगे, तीसरा जो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है गर्ल्स के सेफ्टी मीन्स गर्ल्स का हेल्थ और उसके चीज़ के लेके। तो हम लोग पहले जो इमीडिएट एक्शन क्या लेना चाहिए उस समय, क्योंकि लड़की लोग का तो ये भला फुसला के तो पलायन हो रहा है, लड़का के पलायन हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग उस लेबर कॉन्ट्रैक्टर को मतलब ट्रैक करने का प्रयास करेंगे और सबसे पहले एक टीम बनाएंगे, स्पेशल टीम, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्वेक्षण करने का प्रयास करेंगे पूरे ज़िलों का, क्योंकि एक ज़िला के एक गांव का बात नहीं, पूरे ज़िला का बात, उस ज़िला का सर्वेक्षण करेंगे और उस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा पता करेंगे कितनी लड़कियों को वो ना बाहर भेजा है और उसको सबसे पहले लाने का प्रयास करेंगे गाँव में। सबसे पहला मेजर एक्शन हम लोग का ये होना चाहिए कि लड़की को लाएंगे किसी भी प्रकार से, और इसमें हमारा एनजीओ भी हेल्प करेगा कुछ हद तक। इसमें एनजीओ, क्योंकि एनजीओ कोई भी एनजीओ एक सरकारी संस्था नहीं होता, वो अपना एक प्राइवेट है, तो उस पर कोई वर्चस्व भी हम नहीं दिखा सकते, उसको एक अपने से बना के
उस पर काम करेंगे, उसका सर्वेक्षण करके एक डाटा तैयार करेंगे, डाटा सब लड़के को बाहर अंदर लाएंगे गांव के अंदर। उसके बाद जो भी कल्प्रिट है उनके ऊपर जो भी एक्शन होगा लीगल वो हम करेंगे। उसके बाद अब देखा जाएगा गांव में इकोनॉमिक कंडीशन कैसे भावल हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में था कि कॉमर्शियल क्रॉप मतलब कॉमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, और जो ज़मीन जो भी है हमारा है भू स्वामित्व मतलब छोटे छोटे भूमि क्षेत्रों में मतलब इंडिविजुअल वर्क ज़्यादा हो रहा है। तो एक प्रयास हम लोग कर सकते हैं गाँव में कि एक ऐसा पहले इकोनॉमिक टर्म से फिर सोशल टर्म देखेंगे हम लोग। इकोनॉमिक टर्म में एक प्रयास करते हैं गाँव के लोगों के बीच कि हम लोग किस प्रकार गांव का छोटे छोटे लैंड होल्डर्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेट करके और एक मुख्य धारा में ला के काम किया जाए ताकि उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छा हो। किस प्रकार प्रोडक्टिविटी अच्छा हो सकता है तो देख सकते हैं हम लोग लगा सकते हैं कुछ अच्छा चीज़, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत बेहतर यहाँ विकल्प दिख रहा है। एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर अगर आ जाते हैं उनके अंदर ये सभी किसान चले जाते हैं वो बेहतर विकल्प। दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, एग्रो फॉरेस्ट्री करके भी एक बहुत अच्छा एक अर्थोपार्जन का एक माध्यम क्रिएट किया जा सकता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण वाला है कि एक निर्धारित स्वयं सहायता समूह बनाएंगे जिसमें किसान भी स्टेक होल्डर होंगे, साथ साथ उनकी वाइफ जो होंगी वो भी स्टेक होल्डर होंगी। अब वो जो स्वयं सहायता समूह होगा उन लोगों को ऋण उपलब्ध करवाएगा कम ब्याज दरों पे, जिससे कि वो अपना जो कुशल कार्य, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ के एक बना हुआ है हायरार्कियल कि लोग बाहर जा रहे हैं कपास चुनने के लिए, तो एक लघु उद्योग वो लोग लगा सके महिलाएं। स्पेशली अगर महिलाएं भी काम करेंगे पुरुष भी काम करेंगे तो जल्दी और डेवलपमेंट होगा और सुदूर इलाका है उन लोग को अच्छा होगा। ठीक, ये हो गया एक व्यापक रूप छोटा सा। और जो माइग्रेंट बॉयज़ लड़के लोग हैं उनके लिए क्या विस्तार व्यवस्था किया जाए, उनको पहले लाया जाए और उस तरीके का कार्य करवाया जाए जिस तरीके में वो निपुण है। इसके लिए कैसे काम होगा, डीएम राहत कोष होता है उससे कुछ फंड निकाल के एक कुछ लघु उद्योग में दिया जाए। एक डीएम का भी रिस्ट्रिक्शन पावर था उसमें हम कर सकते हैं। और सोशल स्ट्रक्चर की बात है, ये एक मतलब क्या कहता है सुदूर इलाका है तो और क्या जनजातीय इलाका है, तो इसमें हम लोग अगर हम चाहेंगे डायरेक्ट कैंपेन करना तो नहीं कर सकते। जैसे भैया ने कहा कि इसलिए हमें कल्चरल, ये लोग ज़्यादा कल्चरल एफिलेटेड होते हैं, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर सकते हैं। वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग अवेयरनेस फैलाएंगे। अवेयरनेस में क्या क्या फैलाएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, चाइल्ड लेबर के खिलाफ किस तरह मुहिम, इस सब चीज़ को फैलाएंगे। और कैसे सामाजिक स्तर को ऊंचा किया जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी नियम और जो भी फंड्स आ रहे थे क्यों रुका गया उसके ऊपर एक अच्छा से कार्य हो और उसको नीचे लाने का। और जो भी राष्ट्रीय या राज्य जो भी फंड आ रहे हैं उनको गांव में तत्कालीन लाया जाए, उसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर। काहे कि लोग जो जनजातीय लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, वो पकड़ नहीं पाते हैं कि क्या फॉर्म भरना चाहिए, इसलिए एक स्पेशल ऑफिसर जो उस जिला में घूम कर ब्लॉक वाइज काम करे। उसके बाद क्या, वहाँ के जो भी पंचायती राज के जो भी मुखिया हो या जो भी हेड हो उनके साथ बैठक ब्लॉक वाइज बैठक डीएम और उनके बीच, जिसमें कि प्रत्येक ब्लॉक वाइज एक अस्पताल, प्राथमिक अस्पताल, साथ ही साथ एक मध्य वर्गीय विद्यालय, ताकि बच्चों को एक सही शिक्षा एक प्रदान हो सके। इससे क्या, लड़की का स्वास्थ्य भी बना रहेगा, लड़कियों को शिक्षा मिलेगा, उनका विकास होगा, मानसिक ये सामाजिक स्तर उनका ऊंचा हो जाएगा। इकोनॉमिकल चीज़ में हमने देखा किस तरह से काम करवा सकते हैं और किस तरह से स्वयं सहायता का रोल होगा, ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और तीसरा, प्रयास किया जाएगा इस मुद्दे को राज्य स्तर पर ले जाया जाए और अपने राज्य स्तरीय सरकार को कहा जाए कि इस पे एक कानून बनाया जाए, ताकि ऐसे तो कानून भारत में बहुत से उपलब्ध हैं लेकिन और बनाया जाए ताकि इस तरह के बच्चियों का शोषण ना हो अन्य राज्यों में। और जो मिल्स ऑनर्स हैं, खास करके इसमें बीटी कॉटन का ज़्यादा, इन बीटी कॉटन वाले मिल मालिकों को एक हिदायत दे दिया जाए कि अगर आप ऐसा करते हैं ये गैर कानूनी है, आप पे कार्रवाई हो। एक इनफॉर्मल वे से, फॉर्मल वे से कर नहीं सकते, बस ये एक बेहतर। एनजीओस के लिए भी बता दो, बहुत अच्छा। एनजीओ का कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ होता है उसके पास, कोई उनके पास ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, वो अपने मन से काम करते हैं, उन पर कोई हम लोग दबाव नहीं डाल सकते। हाँ, जो एनजीओ गलत कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी, जो एनजीओ अच्छा कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोत्साहन किस रूप में दिया जाएगा, उन्हें पुरस्कारित किया जाएगा एनजीओ वालों को डीएम के द्वारा, एक अच्छा एक साधन दिया जाएगा, उनके जान माल जो कि क्या कॉन्ट्रैक्टर्स वो भिड़ेंगे, जान माल की सुरक्षा का प्रावधान किया जाएगा, जिससे कि एनजीओ भी खुल के काम कर सके और जो दोषी हैं उनको भी दोष मिले। कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत अच्छा बोले हो।
हाँ कंप्लीट सोल्यूशन दिए हो, ठीक है, ये सबसे आइडियल सोल्यूशन है स्टूडेंट, समझे। तो हो गया, केस सॉल्व हो गया, समझे। सबसे फर्स्ट हमें देखना होता है कि प्रॉब्लम क्या है, जो प्रॉब्लम है उसी का सोल्यूशन भी देना है, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया आपसे कि आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, क्या क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, तो बता दिया तुम दोनों ने। क्या क्या स्पेसिफिक स्टेप्स हमें लेना चाहिए ताकि माइनर गर्ल्स का स्थिति ठीक हो उस डिस्ट्रिक्ट में, तो वो भी बता दिया। कैसे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट का, तो जैसे किसने कहा एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, करेक्ट, उसको अट्रैक्ट करना। कपास का, बीटी कॉटन है तो वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री लगा दो, इससे बढ़िया क्या हो सकता है उपाय। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, महिलाओं को भी पूल करना, उसको भी पैसा देना ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके। और लैंड होल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एक शब्द बहुत अच्छा लिखा गया, वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स लिखा गया ना वहाँ पे। इसका मतलब ये कि ज़मीन बहुत कम है, इसलिए एग्रीकल्चर भी जो है वो खुद का सेटिस्फाई करने के लिए ही अभी तक चल रहा है। यदि जो भी लैंड होल्डिंग कम है उसको एक साथ लाया जाए, पूल किया जाए, कोऑपरेटिव फार्मिंग किया जाए, तो बेटर रिजल्ट देगा आपको, इससे इकोनॉमी और बेटर हो सकता है। और एग्रीकल्चर मतलब बेस, एग्रीकल्चर जितना अच्छा होगा उतना ही तुम्हारा दूसरे सेक्टर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, करेक्ट। तो ठीक है, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, दैट्स इट, कंप्लीट।